पिछले वीडियो में जो फुल टेस्ट था सेकेंड, उसमें हम लोग 62 तक डिस्कस किए थे। आज हम 63 से डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वह प्रतिहार शासक जिसने 836 ईस्वी में कन्नौज को पुनः प्राप्त किया, जो साम्राज्य की राजधानी बनी रही, तो यह किसका राजधानी बनी रही थी? तो यह मिहिर भोज का। और मिहिर भोज जो थे वह प्रतिहार शासक थे जिन्होंने एक तरह से जो गुर्जर प्रतिहार जो एरिया था, गुर्जरों के अवशेष पर जो प्रतिहार वंश ने अपना शासक स्थापित किया था, ठीक है उसके प्रमुख शासक राजा भोज थे। और भोज के जीवन में बहुत ही उनके जो साहसिक यात्रा है, खोए हुए साम्राज्य कैसे पुनः प्राप्त करने की उनकी जो क्रमिक प्रक्रिया है, और अंततः कैसे कन्नौज को पुनः वो प्राप्त किए थे, उसके बारे में बताया गया है। भोज जो थे, राजा भोज, वह विष्णु के उपासक भी थे, ठीक है, और आदि बराह की उपाधि भी धारण किए थे। उन्होंने कहा जाता है कि कुछ सिक्के में अपने अंकित भी करवाए थे, ठीक है। उन्हें कभी कभी मिहिर भोज भी कहा जाता था, ताकि उन्हें उज्जैन के भोज परंपरा से अलग किया जा सके, जो थोड़ी देर बाद शासन करने आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपाल शासक तो पाल वंश के शासक हैं, महेंद्रपाल भी पाल वंशीय, जो बंगाल के नदिया प्रांत में जो शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट है 64, ठीक है। 64 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक सुधार जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पेश किए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वह जजिया कर ये वंशानुगत जो इकता प्रणाली थी उनको समाप्ति किए थे, और वेतन जो है उन्होंने रेगुलर करा लिए थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत सारे मंगोल आक्रमण भी हुए थे। उनका कार्यकाल 1296 से 1316 थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सल्तनत के आधिकारिक रिकॉर्ड और पत्राचार के लिए बनाए गए थे? तो दीवान इंसा जो थे वह मेनली पत्राचार के लिए संबंधित थे। उसमें सुल्तान के तहत जो भी शाही पत्राचार हो, रिकॉर्ड है, उसका विभागीय अधिकारी होते थे, ठीक है। उसमें शाही फरमान जारी करना हो, संधि करना हो, पत्र का मसौदा तैयार करना हो, रिकॉर्ड करना हो, भेजना हो, तो ये सब दीवान इंसा का कार्य में आते थे, ठीक है। नेक्स्ट है 66 नंबर। उसमें 66 में क्या बोलता है, इसमें क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक नीति अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सैन्य दक्षता के दीर्घकालिक गिरावट में योगदान करती थी? तो इसमें क्या है कि शाहजहां का जो कार्यकाल था उसमें 1628 से 1658 तक, उसमें आधिकारिक अत्यधिक जमींदारी के आवंटन के माध्यम से जमींदारी संकट का पुनरुद्धार, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये जो अत्यधिक जमींदारी के आवंटन जो किए थे, उससे क्या हो गया था, कहीं ना कहीं राजस्व में कमी आई थी। और राजस्व में कमी आने के कारण क्या है कि चूंकि जमींदारी द्वारा ही केवल इनकम मोस्टली प्राप्त होते थे, तो उससे क्या हुआ कि राजस्व की कमी तो हुई ही, साथ ही साथ सैन्य रैंकों में भ्रष्टाचार, शोषण, अक्षमता में वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरा है कि पहली बार मनसबदारी प्रणाली प्रतिपादन नहीं, यह जो है यह किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है ना। राजस्व संग्रह के लिए जजिया कर का पुनः उन्मूलन, तो इसमें क्या कह रहा है कि जजिया कर तो अकबर ने समाप्त कर ही दिया था, शाहजहां ने उन्हें लागू नहीं किया था, ठीक है। तो ये भी नहीं संबंधित है। भाषाई विभाजन के अनुसार प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन, ऐसी कुछ भी नहीं हुआ था जिसमें मुगल सम्राट ने कभी प्रांत का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया था। तो शाहजहां का जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट 66 का ए नंबर सही है। 67 क्या है कि निम्न में से कौन सी विकल्प मध्यकालीन कालखंड में चोल साम्राज्य के समुद्री व्यापार और कूटनीति में भूमिका को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है? तो चोल था जिसका विजयालय था, ठीक है ना, जिनका साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। उसमें क्या कहा जाता है कि वह पल्लवों के अधीनस्थ भी काम करते थे, ठीक है। और यह लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास में शासन करना शुरू किए थे। और इसमें कहा जाता है कि चोलों के वाणिज्यिक और जो वाणिज्यिक दूतावास भेजे, और श्री विजय
श्री विजयपुरम जो कि कहीं ना कहीं जो अभी आइलैंड है इंडोनेशिया मलेशिया वो सब के क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए नौसैनिक अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ शासक आते हैं जिसमें राजा राज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, तो जैसा कि राजेंद्र प्रथम ने उन्होंने बहुत सारा अभियान भी किए थे, समुद्री अभियान। ठीक है, उसमें क्या है कि मलेशिया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा आसपास के सारे द्वीप को उन्होंने आपस में नियंत्रित कर लिए थे। और इनका जो है श्री विजय साम्राज्य के शासक शैलेंद्र वंश बौद्ध थे। ठीक है, और चोलों के साथ वो अच्छे संबंध भी रखते थे। तो 67 का सी नंबर में है। अब 68 आते हैं। तो 68 में क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2023-24 में बिहार के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर, चूंकि आधार वर्ष 2011-12 अभी हम लोग कंसिडर करते हैं, तो आधार वर्ष के रेस्पेक्ट में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य कृषि और उससे संबंधित जो वानिकी क्षेत्र है, जिसमें मत्स्य पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन है, जितने भी है, उसके बाद मत्स्य पालन है, पशुपालन है। ठीक है, तो उसका हिस्सेदारी जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि 19.9% है। तो जब प्राइमरी सेक्टर का 19.9% है तो सेकेंडरी सेक्टर का कितना है, तो सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान है 21.5%, जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। थर्ड है अपना सेवा जो क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है, उसमें बिहार का जो योगदान है 58.6% है। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार जो है सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में बहुत काफ़ी प्रगति किया है। 58.6% के साथ बिहार जो है काफ़ी आगे है। सेकेंड पे क्या है, औद्योगिक क्षेत्र 21.5% और प्राइमरी सेक्टर क्या है 19.9%। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है फसलें का ही योगदान है, जिसमें 9.9% फसल का योगदान रखता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2023-24 में बिहार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा घटक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब राजस्व प्राप्ति का जो सोर्स देखते हैं तो उससे पता चलता है कि केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है वह लगभग 59% के अप्रॉक्स है। तो राजस्व प्राप्ति जो बिहार सरकार को होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टैक्स का जो हिस्सेदारी है वह लगभग 59% वहाँ से आती है। राज्य का जो खुद का जो टैक्स होता है वह लगभग 25% ही वसूल करते हैं। अब देखिए कि अब यहाँ कह रहा है कि राज्य का खुद का कर, ठीक है, तो खुद का टैक्स में क्या क्या आएगा, राज्य का खुद का जो टैक्स आएगा उसमें वाणिज्यिक टैक्स आएगा, स्टाम्प और पंजीकरण, भूमि राजस्व, ठीक है, ये सब राजस्व राज्य द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। और ये केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है उसमें इनकम टैक्स हो गया, संघीय उत्पाद शुल्क हो गया, केंद्रीय जीएसटी हो गया, केंद्रीय सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, लेकिन राज्य को फिर उनका बंटवारा दिया जाता है। अब जो थर्ड है, ये जो सेकंड है राज्य का गैर कर राजस्व, यह कितना है, तो गैर कर राजस्व से जो है यह लगभग 3% योगदान करता है। और इसमें जो भी जुर्माना है, फीस है, अन्य शुल्क द्वारा जो राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 59%, राज्य का खुद का राजस्व 25%, राज्य का गैर राजस्व कर 3% के अप्रॉक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है 70। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट क्या है, तो साक्षरता दर जो है 7 वर्ष से ऊपर के जो भी बच्चे या जो भी पुरुष महिला लिख सकता हो, बोल सकता हो, पढ़ सकता हो, वह साक्षर श्रेणी में आते हैं। और अभी हाल में ही केंद्र सरकार का जो उल्लास कार्यक्रम है, उल्लास ULLAS, अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग लाइफ ऑल इन सोसाइटी, उसके तहत मिजोरम मोर देन 95% से ज़्यादा लिटरेसी रेट रहने वाला पहला राज्य बना है। तो उसे पूर्ण साक्षर भी श्रेणी में कहा जाता है। ठीक है, उल्लास कार्यक्रम के तहत क्या है कि 15 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, बोल सकता है, वह साक्षर में आएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से साक्षरता में आगे बढ़ रही है। और उल्लास में है कि 15 वर्ष से ऊपर, और अगर कोई राज्य 95% से ऊपर लिटरेसी रेट प्राप्त कर लिया है तो उसे 100% ही माना जाएगा, जिसमें कि मिजोरम पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना, उसके बाद गोवा बना और तीसरा त्रिपुरा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य की श्रेणी में नॉमिनेट हुआ है। ठीक है, लेकिन बिहार की स्थिति
थोड़ी थोड़ी बदली है, हालांकि इसकी साक्षरता का जो दर है, बिहार सरकार 2030 तक 100% लिटरेसी रेट का प्रोग्राम रखे हैं, जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 4 क्या कहता है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो उसके तहत 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें 61.8% ऑल ओवरऑल लिटरेसी रेट था। ठीक है, लेकिन अगर पुरुषों का पार्टिकुलरली देखते हैं तो पुरुष का 71.20%। ठीक है, 71.20% पुरुष का साक्षरता दर, और महिला का कितना है 51.50, जिसमें सबसे उच्च साक्षर वाला जो जिला है पटना है और सबसे कम साक्षर वाला जिला पूर्णिया है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के मामले में बिहार का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 है, लेकिन भारत में 263 है, 32,87,263। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है टोटल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, और यह 12वां स्थान रखता है, यानी इससे ऊपर 11 बड़े बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट है 72। इसमें है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण में समाहित है। तो वन आवरण में कितना परसेंट समाहित है, तो 8%। ठीक है, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर का 8% जो है लगभग 7532.45 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है ना, और यह जो है लगभग माना जा रहा है कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है, जिसमें हर घर जो है जल हरियाली मिशन जो चला रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि जो 8% जो योगदान है उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 0.41% है। फिर मिडिल डेंस फॉरेस्ट बिहार में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है 4.10। ठीक है, और अधुसूचित वन जो क्षेत्र है ना, वह उन क्षेत्र को कहते हैं जिसमें भारतीय वन अधिनियम या संबंधित कानून के तहत सरकार द्वारा कानूनी रूप से अधिसूचित किया गया हो, जिसमें कि संरक्षित वन हो, अभ्यारण्य हो, असंवर्गीकृत वन हो। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें जो है जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उसमें पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पूर्णिया जो है, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ये पश्चिम बंगाल से टच करती है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था, तो धर्मपाल ने बनाए थे, और वह मूलतः पाल वंश के ही शासक थे। ठीक है, धर्मपाल जब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाए थे तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का क्या खासियत था कि यह बौद्ध धर्म के वज्रयान में विशेषज्ञ था। यह तांत्रिक बौद्ध धर्म वज्रयान में विशेषज्ञ था। इसमें जो है तिब्बत, नेपाल, दक्षिणी पूर्व एशिया के बहुत सारे विद्वानों को आकर्षित किए, और इसमें प्रसिद्ध जो विद्वान थे अतीश दीपंकर, जिन्होंने बाद में तिब्बत में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह भी यहाँ आकर के अध्ययन और शिक्षण दिया था। यह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, भागलपुर के कहलगांव के पास है। नेक्स्ट है 75। सौर्ज वेदनम महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ईस्टर्न चंपारण में। और जो पहला सौर्ज वेदनम उत्सव मोतिहारी जो ईस्टर्न चंपारण में है वहाँ पे आयोजित किया गया था, और इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय सशस्त्र बल की सैन्य शक्ति को दिखाना, भारतीय रक्षा क्षमता को जनता के सामने प्रदर्शित करना। ठीक है, और यह जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिखाया गया, तो T90 भीष्म टैंक, K9 ब्रज आर्टिलरी गन हो गया, बॉयलर मशीन पिस्टल्स हो गया, स्वाति रडार हो गया, और नौसेना पनडुब्बी मॉडल हो गया। तो इस तरह से क्या है कि युवाओं को जो सैन्य शक्ति के बारे में जनता को दिखाया गया। 76 में क्या है कि हालिया विकास योजना के अंतर्गत सहरसा और मुंबई के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन हरी झंडी दिखा करके रवाना हुआ है, तो अमृत भारत एक्सप्रेस, और बिहार को टोटल 5 अमृत भारत एक्सप्रेस मिले हैं। ठीक है, अब
पहला कौन सा है? दरभंगा आनंद विहार के बीच में लंबी दूरी की कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नेक्स्ट है, कौन सा पशु बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर था? कौन सा पशु? तो गज सिंह है। गज मतलब हाथी, सिंह, सिंह तो सिंह है, शेर है, तो गज और हाथी, गज मतलब हाथी और शेर का जो दोनों को मिलाकर जो गज सिंह रखा गया है, उसका उद्देश्य और उसका जो क्वालिटी है कि शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। कहीं न कहीं यह जो है जो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी और बौद्ध के जो मूर्ति थे उससे ये प्रेरित है। ठीक है, और इसका बिहार में आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य यह था कि भारत भर में युवा खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना और उसे विकसित करके ओलंपिक के लिए, ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उसके लिए तैयार करना। किस वास्तुविद ने 2024 में उद्घाटन किए गए नालंदा यूनिवर्सिटी के हरित ऊर्जा कुशल परिसर का डिजाइन किया था? तो बालकृष्ण विट्ठल दोषी। और बालकृष्ण विट्ठल दोषी जो है ना बहुत बड़े आर्किटेक्ट्स हैं और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 2018 का प्रित्जर पुरस्कार भी पा चुका है। कहा जाता है कि आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज प्रित्जर पुरस्कार को कहा जाता है, जिसमें 2018 में इनको मिला था। नेक्स्ट है कि बिहुला बिसहरी बिहार की एक अनूठी लोक परंपरा है और किस नदी के किनारे है? तो चूंकि हम देखते हैं कि बिहुला बिसहरी जो है ना बिहार का गंगा बेसिन के किनारे एक पौराणिक और धार्मिक आयोजन है, जिसमें कि विशेष कर से भागलपुर, मुंगेर, बांका जिला माना जाता है। बिहुला बिसहरी जो है ना उसका कुछ मतलब पौराणिक जो कुछ कथाएं हैं, जिसमें कहा जाता है कि बिसहरी जो मनसा देवी था यानी सर्प देवी, और बिहुला क्या है, एक पतिव्रता नारी थी जो पौराणिक पात्र के रूप में कार्य करती थी और उनका भक्ति, वीरता और वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक है। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में। और यह क्वेश्चन जो है ना बिहुला बिसहरी का, यह पिछले बीपीएससी में आ चुका है। तो बिहुला बिसहरी क्या है? गंगेटिक बेसिन में एक नदी आधारित से जुड़ी हुई है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार के किस जिले में एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का स्थापना किया जाएगा? तो बेगूसराय में। ठीक है, तो बेगूसराय में इसका स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है 81, बिहार की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो चूंकि बिहार में बहुत सारे चोटी हैं, जिसमें रामशिला, प्रेतशिला, बराबर, नागार्जुना पहाड़ी, सोमेश्वर हिल, लेकिन जो सोमेश्वर हिल है वह क्या है, पश्चिमी चंपारण जिला में है और भारत नेपाल की सीमा से टच करता है। ठीक है, यह जो है एक्चुअली शिवालिक पहाड़ी का ही एक खंड है, तो जिसमें इसकी जो ऊंचाई है लगभग 880 मीटर का है। और इसी सोमेश्वर श्रेणी में जो है ना यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। दूसरा तो कैमूर को बनाया गया है। ठीक है, और यह जैव विविधता से पूर्णतः समृद्ध है। बाकी जो रामशिला, प्रेतशिला जो है ये सब अधिकांशतः 400-450 मीटर के आसपास है। रामशिला तो बहुत छोटा है, यानी 150 मीटर के आसपास है। प्रेतशिला भी 100-150 मीटर के आसपास है। ठीक है, लेकिन सोमेश्वर हिल पहाड़ी कितना है? 880 मीटर, इसलिए सबसे ऊंची चोटी है वो। 82 में क्या बोलते हैं? 82 में बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्कट जलप्रपात? तो पता है कि कर्कट जलप्रपात कैमूर जिला में स्थित है और इसे मगरमच्छ संरक्षण और इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के रोहतास जिले को आमझौर क्षेत्र में किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो रोहतास जिला है, ठीक है, और वह रोहतास जिला में पाइराइट, ठीक है, उसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो 24 में देखते हैं, 84 में कि 2025 की वर्तमान स्थिति के अनुसार बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। और अभी हाल ही में विपुल पंचोली को, ठीक है, बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और आप आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें बधाई भी दिए हैं। यह पहले केरल के राज्यपाल थे और आरिफ मोहम्मद खान के पहले राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थे। भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार कितना है? तो चूंकि 91वां संविधान संशोधन जो है ना वह मंत्रिपरिषद का आकार से संबंधित है, कितना होना चाहिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है वह 91वां संविधान संशोधन 2003 में लागू हुआ। ठीक है, और आर्टिकल
164(1) का ए के अनुसार राज्य की मंत्री की परिषद की जो कुल संख्या है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होना चाहिए, राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य के टोटल जो विधानसभा की कुल संख्या है, सदस्य की संख्या, उसका 15% से अधिक नहीं हो सकती और 12 से कम भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर हम बिहार में देखते हैं कि 243 विधानसभा का सदस्य है तो उसमें 243 का 15% निकालेंगे ना तो 36.45 आएगा, तो लगभग 36 उसको हम मान सकते हैं। तो टोटल अधिकतम संख्या 36 है, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका पहला कार्यकाल वर्ष 2000 में सिर्फ 7 दिन के लिए बना था। ठीक है, और दूसरा कार्यकाल 2005 से 2014 और 2015 से तो नीतीश बाबू अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल का जो अगर टोटल हम जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर लगभग जो है ना, कह सकते हैं कि 18 साल के करीब हो गया है। ठीक है, 18 साल से ऊपर हो चुका है। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का देखते हैं, ये भी 14-15 साल तक किए थे। लालू प्रसाद यादव यह 1990 से 1997 तक रहे थे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि वह लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, लेकिन सबसे लंबे समय तक नीतीश कुमार सर्विस देने में, यानी 7 साल तक कंटिन्यू देते रहे थे। ये निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो बिहार में अभी तक रिकॉर्डेड है कि कोई भी महिला राज्यपाल नहीं रही है। ठीक है, अब राम दुलारी सिन्हा की बात करते हैं। तो राम दुलारी सिन्हा बिहार की पहली, ठीक है ना, राम दुलारी सिन्हा जो थे बिहार की पहली महिला थे जो केरल का राज्यपाल बनी थी। ठीक है, आनंदीबेन पटेल ये तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रह चुकी है। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल जो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का हुई थी। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। 88 में क्या है कि बिहार के शासकों में किसने जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने संलेखन विधि से जो जैन भिक्षु भद्रबाहु के प्रभाव में अपना सिंहासन त्याग दिया और जैन धर्म को अपनाया, और उसके पश्चात कर्नाटक के श्रवण बेलगांव में गए थे और वहाँ पे जैन सन्यासी के रूप में संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए। अशोक के बारे में तो कहा जाता है कि वह बौद्ध धर्म को अपनाया। बिम्बिसार और अजातशत्रु तो प्रारंभ रूप में बौद्ध धर्म, जैन धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन सिंहासन कभी नहीं छोड़े थे। किस बौद्ध संगति का आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ था? तो देखिए, बौद्ध धर्म का 4 आयोजन हो चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला हुआ है राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडलगोल कश्मीर में। ठीक है, तो पहला का जो अध्यक्ष किए थे महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्स्य और चौथा का वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, 19 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग की विशेषता नहीं है। तो मधुबनी पेंटिंग्स जो है ना, वह क्या है कि प्राकृतिक रंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं और यह पारंपरिक रूप से प्राकृतिक और जैविक रूप का उपयोग करते हैं, जिसमें पीला रंग हल्दी से प्राप्त करते हैं, नीला इंडिगो से, चंदन, पत्ती, फूल और काली रंग पैलेट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको टहनी, माचिस की तीली द्वारा यह जो है ना उंगली से लगाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में खास विशेषता यह है कि इस पे जो है ना कुछ मिथक दृश्य को दिखाया जाता है, जिसमें राम सीता का विवाह है, कृष्ण की रासलीला है, दुर्गा, शिव, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्यदेव की पूजा, धार्मिक विषय के अलावा कुछ लोक संस्कृति अनुष्ठान को भी दिखाते हैं, जिसमें प्रकृति, पक्षी, जानवर, पेड़, सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, और यह 2 डायमेंशनल होते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, शेडिंग का उपयोग नहीं होता है। ठीक है ना। नाइन्टी 91 में क्या है, जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार में आहूत किए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जो थे जेपी बाबू, उन्होंने 1974 में बिहार से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी और उसमें क्या किए थे कि उसका मेन जो थीम था कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती कीमत और खराब जो शासन व्यवस्था था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है और सरकार को चुनौती देना है। ठीक है ना। इसमें राजनीतिक सुधार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार, तानाशाही के खिलाफ,
आर्थिक सुधार में इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, वित्तीय समावेशन होना चाहिए, सामाजिक सुधार के अंतर्गत अत्याचार असमानता के खिलाफ महिलाओं के साथ जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसको बचाना है, शैक्षिक सुधार, नैतिक पुनरुद्धार, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कराना है। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति 1974 के कारण ही इस तरह से इनको समर्थन प्राप्त हुआ कि अंततः इंदिरा गांधी 1975 में आपातकाल की घोषणा लागू कर दिया। हालांकि जेपी बाबू ने अहिंसक लोकतांत्रिक परिवर्तन की वकालत की थी जो गांधीवादी दर्शन से समर्थित थे, ठीक है। तो 91 का सी होगा। 92 बिहार के उस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी का नाम कौन था जिन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था? तो तिलका मांझी, ठीक है। तिलका मांझी जो थे संथाल परगना के क्षेत्र से इनका जन्म हुआ था 1750 में, और 1785 में इनको पकड़ लिया गया और एक बरगद के पेड़ में लटका करके फांसी दी गई थी। हालांकि इन्होंने 1784 में अंग्रेज जो कलेक्टर थे, भागलपुर के ब्रिटिश कमिश्नर थे अगस्त क्विजलैंड, उनकी हत्या भी कर दिए थे। तो संथाल क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया जिसमें जो भारी टैक्सेशन वसूलते थे, भ्रष्ट जमींदार के माध्यम से जो राजस्व संग्रहण करते थे, साहूकार द्वारा जो शोषण संथाल जनजाति पर बहुत ही गहरा और दुष्प्रभावी प्रभाव पड़ा, उसे उबारने के लिए तिलका मांझी ने विद्रोह किए थे। 92 में देखते हैं 93 का क्वेश्चन अच्छा है बीपीएससी की दृष्टि से और इसको जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि जानते हैं कि जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वह बहुत ही बड़ा क्षेत्र में है, लगभग बिहार के टोटल एरिया का 76 से 80% क्षेत्र में फैला हुआ है। और जो भी गंगेटिक रीजन है जिसमें गंगा, गंडक, कोसी, सियाई जो अवसाद है, ठीक है, बहुत ही उपजाऊ होता है। और मुख्य जिला इसमें कहेंगे तो पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ठीक है। तो ये कितना है 76 से 80%। दूसरा है रेतीली और जलोढ़ मृदा, इसको नई और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें वेस्टर्न चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज। तो इसका अगर देखते हैं, और थर्ड है लाल और लेटराइट मृदा, ठीक है। लेटराइट मृदा ये लगभग जो गया, नवादा, जमुई है। और पीट दलदली तो मेनली हम देखते हैं सबसे छोटे भूभाग में है, ठीक है ना, जहाँ जलमग्न क्षेत्र है, कार्बनिक पदार्थ से जो भरपूर होते हैं। तो इसमें व्यवस्थित करते हैं तो जलोढ़ मृदा 76 से 80%, उसके बाद रेतीली जलोढ़ मृदा, उसके बाद लाल लेटराइट मृदा, उसके बाद पीट और दलदली मृदा, ठीक है। नाइन्टी 94 में क्या है कि कौन सा बिहार और झारखंड के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो सोन नदी अमरकंटक के उत्तरी एरिया से निकलती है, नर्मदा वेस्टर्न एरिया से, और महानदी पूर्वी क्षेत्र से। तो ये सोन, महानदी और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहार सरकार के वर्गीकरण के अनुसार बिहार को कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो 4 कृषि क्षेत्र में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वो पहला है, उसके बाद उत्तरी पूर्वी जो जलोढ़ मृदा मैदान है वो दूसरा क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र में थर्ड का ए में बांटा गया है दक्षिणी पूर्वी जो जलोढ़ मैदानी इलाका है, जिसमें भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, ठीक है। और थर्ड का बी में क्या है दक्षिणी पश्चिमी जलोढ़ मृदा का इलाका, जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, जहानाबाद, ये सब दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र आते हैं। तो थर्ड बी में बिहार को फॉक्सनट किसको बोलते हैं? मखाना को। और मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला है। और अभी के आर्थिक बजट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में मखाना को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक बढ़ावा देने के लिए एक प्लांट भी खुल रही है, मखाना बोर्ड का गठन भी किया गया है, ठीक है। तो इसमें मिथिलांचल क्षेत्र में ज़्यादातर होता है। उसमें जो फॉक्सनट है वह प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और वसा की मात्रा भी कम होती है। और यह जो वेट मैनेजमेंट है, वजन प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य, मधुमेह नियंत्रण में बहुत ही उपयोगी होता है। 97 में क्या है कि भीम बांध कहाँ स्थित है? तो भीम बांध हो, ऋषि कुंड हो, सीता कुंड हो, यह गर्म पानी का झरना है, यह मुंगेर में स्थित है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की जो जलवायु प्रणाली के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो वह क्या है? सौर विकिरण है, ठीक है।
सोलर एनर्जी जो है वह क्या है, पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, 99 में देखते हैं कि पृथ्वी की सतह क्या है, पृथ्वी की सतह का प्राकृतिक कारकों जैसे कि हवा पानी द्वारा घिसने की क्रिया क्या कहा जाता है, अपर्दन। अपर्दन में क्या होते हैं कि घिसावट और वहाँ से अलग होते हैं, लेकिन अवसादन में क्या होते हैं, जमाव होते हैं। ठीक है, किस प्रकार का बादल भारी वर्षा आंधी तूफान से जुड़ा होता है, तो इसमें देखते हैं कि कपासी वर्षा मेघ। ठीक है, थर्ड है विश्व मानचित्र पर कौन सी दशांतर रेखा। ठीक है, चूंकि अक्षांश कितना है, अक्षांश 180 और देशांतर कितना है 360, तो जो 180 देशांतर है वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो अनायमुदी है। ठीक है, अनायमुदी है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर। और केटू जो है काराकोरम, काराकोरम क्या है कि काराकोरम जिसको माउंट गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, यह दुनिया का दूसरा ऊंचा शिखर है जो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। अनायमुदी तो 2695 मीटर का है, जो दक्षिण एरिया में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत में कोयला का निक्षेप भंडार किस वैज्ञानिक संरचना में पाए जाते हैं, तो गोंडवाना क्षेत्र में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गोंडवाना जो है 300 से 66 मिलियन साल पहले का है, और उसमें जो भी है कोयला का बहुत निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये दामोदर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी। ठीक है, और दामोदर नदी जो है चूंकि क्या है कि पश्चिम बंगाल में अक्सर ये बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। 105 में क्या है कि पर्यावरण विज्ञान आवास और नीच स्थानिक की बुनियादी अंतर को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। तो इसमें हम दिखाते हैं कि आवास एक विशेष प्रजाति के लिए भौतिक और पर्यावरण को संदर्भित करता है, जबकि जो स्थानिक होता है उस पार्टिकुलर आवास में उसकी अंतःक्रिया पर जोर देता है। यह एक अच्छा क्वेश्चन है कि आवास क्या है कि उस भौतिक पर्यावरण और विशेष स्थान को संदर्भित करता है जहाँ की एक विशेष प्रजाति पाई जाती हो, और यह मुख्य रूप से स्थान या स्थान की भौतिक विशेषता के बारे में बताती हो। ठीक है, जबकि जो स्थानिक होते हैं, स्थानिक में क्या करते हैं कि प्रजाति खाद्य मतलब स्थानिक में क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी कार्य को संदर्भित करता है। इसके आवास में प्रजाति के पर्यावरण में गतिविधि अंतःक्रिया को समाहित होता है, जिसमें उसका प्रजनन हो। ठीक है, समान आवास में अन्य प्रजाति के साथ कैसे अंतःक्रिया करती है वो सब समाहित होता है। तो 105 का क्या होगा, ए नंबर। ये थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 106 में क्या है कि कोरल पॉलिप और ज़ोक्सथेनला के संबंध में पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और कोरल पॉलिप ज़ोक्सथेनला को भोजन प्रदान करते हैं, जबकि ये कोरल को रंग प्रदान करते हैं। तो 2 नंबर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 107 में। 107 में आते हैं कि कौन सी झील विश्व का आयतन यानी वॉल्यूम की दृष्टि से कह रहा है। देखिए, अगर एरिया की दृष्टि से कहता तब तो सुपीरियर झील होता, लेकिन यहाँ वॉल्यूम की तरफ से कह रहा है। तो वॉल्यूम में क्या है ना, सबसे ज़्यादा किसका है वॉल्यूम, तो बैकाल झील का लगभग 23,615 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, 23,615 क्यूबिक किलोमीटर, जबकि सुपीरियर का जो वॉल्यूम है वह 12,100 क्यूबिक किलोमीटर स्क्वायर है, क्यूबिक किलोमीटर है। तो बैकाल झील जो है ना वह 23,615 क्यूबिक किलोमीटर पानी है और बहुत ही गहरा है। लेकिन यहाँ आयतन की दृष्टि से कर रहा है तो बैकाल झील होता, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील क्या है, तो सुपीरियर झील है। और इसकी एरिया कितना है,
82,000 किलोमीटर स्क्वायर है, 82,100 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद विक्टोरिया झील आता है जिसमें केन्या, युगांडा, तंजानिया घिरा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित किस देश का हिस्सा है? तो ग्रीनलैंड जो है उस पर डेनमार्क का कब्जा है। और कौन सा जापान में एक प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट फूजी है। माउंट फूजी क्या है? जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है। माउंट किलिमंजारो तो कहाँ है? माउंट किलिमंजारो तो एक सुप्त ज्वालामुखी है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है। माउंट वेसुवियस, तो माउंट वेसुवियस कहाँ स्थित है? यह सक्रिय ज्वालामुखी है और इटली में स्थित है यह। ठीक है। तो माउंट वेसुवियस इटली में, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट एल्ब्रूस कहाँ है? यह काकेकस पर्वत मतलब का सबसे ऊंचा शिखर है और यह भी सुप्त ज्वालामुखी है। 111 में क्या है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बहुत ही योगदान होता है। भारतीय रिजर्व बैंक में जो लाइट वेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है यह इमरजेंसी पर्पस में यूज होता है। ठीक है। जब भी मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आया या युद्ध जैसी आपदा के दौरान इसके लिए डिजाइन किया गया है ताकि महत्वपूर्ण लेन देन के लिए न्यूनतम डाउन टाइम सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है ना। एक 113 में क्या है कि इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत टीडीएस और टीसीएस में मुख्य अंतर क्या है? यह भी बढ़िया क्वेश्चन है कि टीडीएस क्या होते हैं? तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस क्या होते हैं? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और डिडक्टेड एट सोर्स क्या है? तो टीडीएस जो होते हैं वह टैक्स या भुगतान, वह टैक्स है जो कि भुगतानकर्ता यानी जो भुगतान कर रहा है या और प्राप्तकर्ता जो भुगतान प्राप्त कर रहा है उस टाइम से भुगतान करने से पहले कटता है वो टीडीएस। और यह जैसे वेतन है, ब्याज है, किराया है, पेशेवर शुल्क है, कमीशन, ये सब पर लागू होता है। ठीक है। लेकिन जो टीसीएस है, टीसीएस क्या होते हैं? व्यापारी वर्ग से लिया जाता है। विक्रेता द्वारा खरीदार से विशिष्ट वस्तु, ठीक है, विशिष्ट वस्त्र या सेवाओं की बिक्री के समय एकत्र किया जाता है। तो टीडीएस और टीसीएस में क्या है कि टीडीएस भुगतानकर्ता प्राप्तकर्ता भुगतान से पहले काटा जाता है, जबकि टीसीएस विक्रेता द्वारा खरीदार से एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट के अनुसार सबसे ज्यादा निर्यात किसका हुआ है? तो चावल का हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 2018 में शुरू किया गया। भारत के सामाजिक आर्थिक से चुनौतीपूर्ण जिलों में से कितने को बदलाव करना है? तो इसमें 112 जिला, यह अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, यह भारत सरकार द्वारा 2018 में लागू किया गया था। और इसका लक्ष्य है कि 112 जो सबसे सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ एरिया जिला है उसको विकास के इंजन में बदलना और विकसित करना। और इसको कौन करती है? नोडल एजेंसी क्या है? नीति आयोग। नेक्स्ट है कि जनवरी मार्च 2025 में तिमाही में भारत का चालू खाता का संतुलन क्या था? तो 13.5 बिलियन का अधिशेष था, सरप्लस था, यानी निर्यात माइनस आयात जो है ना वो 13.5 बिलियन का एक्स्ट्रा हुआ था। यह देश के लिए अच्छी बात है। आयात कम होना चाहिए और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसा कि बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र ने 17 गोल डिसाइड किए गए हैं 2015 में पेरिस समझौता के तहत कि 2015 से 2030 तक टोटल 17 गोल को अचीव करना है। और उसमें से भारत का जो इस बार रैंकिंग आया है वह 99 आया है और स्कोर 66.95 है। ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया 100 के अंदर आया है ये, और यह भारत के लिए अच्छी बात है। हालांकि इसे सुधार करने की आवश्यकता है। भारत सर्वोच्च प्रदर्शन के मामले में देखते हैं तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क हैं जो प्रत्येक टॉप 5 में शामिल हैं ये। उसके बाद है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? तो मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है ना, ये एक ऐसा प्रावधान है जो आरबीआई ने पेश किया है कि जितना भी वाणिज्यिक बैंक और उधारकर्ताओं को रातों रात अपनी तरलता बढ़ाने की अनुमति देता है। इसके बारे में भी ये रखिए कि इसका जो आंसर है 118 का वह डी नंबर होगा, 1 और 4 इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें हम अच्छे से वीडियो बना के
MSF को समझाएंगे। 119 में क्या है? 119 में है कि जैसा कि बजट 2025-26 में चर्चा हुआ था, तो सबसे ज़्यादा जो वस्तु का आयात किस देश ने किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक भारत के साथ अच्छा उसका मतलब क्या है कि एक आयातक के रूप में उभरा है, और उससे अच्छा जो बायलैटरल एग्रीमेंट करके और आयातक बढ़ाना पड़ेगा ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। भारत सरकार ने प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा किस प्रकार से भिन्न है? तो राजकोषीय घाटा क्या होते हैं? फिस्कल डेफिसिट, कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, ठीक है, और उसमें पूंजीगत व्यय भी शामिल होते हैं। अब दोनों तरह किस तरह से भिन्न है? तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं कि जो भी वित्तीय घाटा है उसमें से ब्याज भुगतान को माइनस करते हैं, ठीक है, वही बी नंबर में लिखा हुआ है। 121 में क्या आता है कि लेटराइट मृदा, ठीक है, आमतौर पर गहरी से बहुत गहरी अम्लीय होती है जिसका pH 6 से कम होता है और इसमें अम्लीय चुकी होती है और चाय की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ये भी सामान्यतः इसमें पौधों के आवश्यक पोषक तत्व की कमी होती है और इस प्रकार की मृदा उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में विकसित होती है और भारी वर्षा के कारण गहन लीचिंग का परिणाम होती है। तो दोनों कथन सत्य है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस महिला नेत्री के स्मरण में मनाया जाता है? तो इसमें देखते हैं कि जो भारत का जो महिला राज्यपाल भी थी संयुक्त प्रांत का सरोजिनी नायडू, ठीक है, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है उनके उपलक्ष्य में, क्योंकि उनका जो योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा था और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके समर्थन को उनको सम्मानित करने के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। सिंगल हॉर्न के लिए प्रसिद्ध है और यह उद्यान दुनिया की 70% से अधिक सिंगल हॉर्न राइनोसोरस यहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 124 में कि हाल में ही समाचारों में रहे अति संकटग्रस्त जंगली जो घोड़े हैं फेरल हॉर्स किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए हैं? तो डिब्रू सखोवा, ठीक है ना। और डिब्रू सखोवा कहाँ है? यह भी असम में स्थित है। भारत का जो लोकपाल हैं उन्होंने पहला स्थापना दिवस कब मनाया था? तो 16 जनवरी को। एक्चुअली हुआ था क्या कि लोकपाल केंद्र लेवल पर, लोकायुक्त राज्य लेवल पर, दोनों भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाली संस्थाएं हैं और अन्ना हजारे कहीं ना कहीं इसी को लागू करने के लिए उनका योगदान देखा जाता है, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम 2013 आया था उसकी धारा जो 3 उसके लागू होने के कारण 16 जनवरी 2014 को ये लागू हुआ था, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। इसलिए 16 जनवरी को ही हम लोग लोकपाल दिवस मनाते हैं और लोकपाल के अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति M खानविलकर हैं और न्यायमूर्ति तो संजय यादव और कुछ सदस्य भी हैं उसमें। किस कोच को, देखिए 126 में अच्छा क्वेश्चन है, तो उसमें क्या देखते हैं कि किस कोच को हॉकी के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो सुभाष राणा किससे हैं? पैराशूटिंग से हैं। संदीप सागवान ये किससे हैं? हॉकी से। M मुरलीधरन M से मिंटन यानी बैडमिंटन से संबंधित हैं और आर्मांडो एंग्लो कोलाको, तो देखिए आर्मांडो में कैसा वॉइस आ रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा, तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। आर्मांडो किससे हैं? फुटबॉल से। M से मिंटन मुरलीधरन बैडमिंटन से। संदीप सागवान किससे हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है हॉकी के क्षेत्र में और सुभाष राणा को पैराशूटिंग में। लेकिन अगर सिर्फ शूटिंग कहता तो दीपाली देशपांडे को मिला है। 127 में क्या है कि हरियाणा स्टीलर्स ने दिसंबर 2024 में प्रो कबड्डी लीग का 11वां खिताब किसे हराकर जीता है? तो पटना पायरेट्स को। अखिल भारतीय जो तकनीकी शिक्षा परिषद किसके साथ काम किया है? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ। नेक्स्ट है कि काम्या कार्तिकेयन, यह भारत की है महिला, भारत की लड़की है, मात्र 17-18 साल की है और मुंबई से बिलोंग करती है, लेकिन यह पूरे 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है, ठीक है। तो कौन कौन सा चोटी पर इन्होंने चढ़ाई करी है? तो इसमें देखते हैं कि जो अफ्रीका का किलिमंजारो है, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस है, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसुस्को है, दक्षिणी अमेरिका में माउंट एकोंकागुआ, उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली और एशिया में माउंट एवरेस्ट, और हाल ही में यह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है, ठीक है। तो इस लड़की को भारत का सर्वोच्च बाल सम्मान भी पुरस्कार मिला है और प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से भी प्रदान किया गया है।
एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसके तहत सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। और इनका जो टोटल एसेट्स है 931 करोड़ के लगभग है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कहे तो ममता बनर्जी, जिसके पास 15 लाख रुपए हैं। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स 2025 को रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में केंद्र सरकार ने 4 खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि हम देखते हैं कि हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से है। प्रवीण कुमार को भी मिला है पैरा एथलीट में, डी कुकेश को मिला है शतरंज में, और मनु भाकर को किस में मिला है? तो शूटिंग में। ज्योति ARG जो है ना, इसको अर्जुन पुरस्कार मिला है। भारत ने विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर किस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की है? तो वनुआतु। चूंकि वनुआतु ना एक आइलैंड है, ये फिजी जो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसमें एक द्वीप है जो फिजी है, ठीक है ना, कैलेडोनिया है, उसके बाद वहीं एक अवस्थित एक आइलैंड है, उसको तत्काल राशि दिया गया है। अभी देखिए कि प्रोजेक्ट 75, यह अच्छा क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट 75 है ना, इसमें क्या किया कि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी बनाने के लिए 2005 से ही कार्य कर रही है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के लिए 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाएगी। और यह किस देश की सहायता से बना रही है? तो ध्यान देने वाली बात है इसमें कि यह फ्रांस की सहायता से बना रही है। ठीक है, और इसमें भारत में जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैं, ठीक है, मुंबई द्वारा, और फ्रांस का जो है नवल ग्रुप, उसके सहयोग से बनाया जा रहा है। यह अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट 75 में डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई और फ्रांस का नवल ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें जो 6 पनडुब्बी था, तो पहला था INS कलवरी, दूसरा खंडेरी, तीसरा करंज, चौथा बेला, पांचवा बागिर और छठा जो है बागसिर है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करेंगे? तो जैसे क ख ग घ अंगों पर पढ़ते हैं, तो क ख क यानी कलवरी, खंडेरी, करंज 3 हो गया, और बेला, बागिर, बागसिर। कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागिर, बागसिर। और इसका उद्देश्य क्या है कि सतह रोधी युद्ध में यह प्रदर्शन करेगा, पनडुब्बी रोधी युद्ध है, खुफिया जानकारी एकत्र करेगा, बारूदी सुरंग भी बिछाने का कार्य करेगी और क्षेत्र की निगरानी करेगी। ठीक है, और यह एक डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदक प्रणाली से चलने वाला यह एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी होगी। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में, तो चूंकि क्या है ना, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना, यह 2003 से मनाने की परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी की शुरुआत हुई थी, और 2015 से ना हर एक 2 साल में मनाते हैं। तो इस बार जो 18वें प्रवासी दिवस मनाया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उसका थीम था कि विकसित भारत, जो हम 2047 का परिकल्पना है कि भारत को विकसित कंट्री बनाना है। तो उसमें प्रवासी समुदाय का योगदान, जो भी प्रवासी हैं उनका जो है ना योगदान के लिए यह योगदान के साथ ही उनका थीम रखा गया था। हाल में इंडोनेशिया 10वां ब्रिक्स का सदस्य बना गया है। अभी देखिए 138 में क्या है कि भारत पोल, एक्चुअली भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ CBI द्वारा बनाया गया था और इसको गृह मंत्री ने लॉन्च किया। ठीक है, तो जैसे इंटरपोल होते हैं, इंटरनेशनल पुलिस, तो उसका 1923 में गठन किया और उसमें 195 देश शामिल हैं। तो इंटरपोल क्या करते हैं कि जो अपराध नियंत्रण है, साइबर अटैक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्राइम को कम करना, तो उसके तहत CBI क्या है उसमें योगदान देती है। तो भारत पोल क्या करती है कि राज्य की पुलिस है, राज्य की एजेंसियां हैं, चाहे भारतीय एजेंसियां हैं, वह इंटरपोल के साथ कनेक्ट करके अपराध हो चाहे देश पार, यानी देश के जो सीमा पार होते हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज होते हैं, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो को भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और यह कहाँ के थे? इंडोनेशिया के क्या है, राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, 140 में क्या है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85 है। अब यह मैथ को दिखा देते हैं, या बनाइएगा, अगर नहीं बने तो मेरे को मैसेज करिएगा, मैं बताऊंगा। तो 141 का C है,
142 का बी, 143 का बी नंबर, फिर 144 का डी है, उसके बाद है 145, 146, 147, 148। इसमें ना बी जैसे है कि 2 है अल्फ़ाबेट में, उसी तरह से इसको ऐड करके निकालना होगा। 149 का ए नंबर, और लास्ट क्वेश्चन आज का 150, इसका आंसर क्या है? ए नंबर। धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं।